नमस्कारम। तो ईपैक के सेशन में वी आर स्टार्टिंग द ऑडिट एज अ सब्जेक्ट टुडे। एंड ऑडिट समझने के लिए हमें अकाउंट्स का बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो आई विल गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड देन ऑडिटिंग के जो कोर एरियाज हैं उसको हम टचअप करने वाले इन द सीरीज ऑफ ऑडिट। तो अकाउंट्स का एक बेसिक्स आपको नॉलेज में दे देता हूं, देन वी विल स्टार्ट। क्योंकि क्या होता है ना, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, वेयर अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट्स, एंड वेयर ऑडिटिंग एंड्स कंप्लायंस एंड इनकम टैक्स स्टार्ट्स। तो एक सीक्वेंस होती है, बिजनेस को कंप्लायंस में लाने का एक फेज होता है। तो हम फेजेस को बात करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट फेज, ठीक है ना। फेज वन, फेज वन के पहले फेज जीरो होता है। फेज जीरो मतलब जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी बिजनेस रजिस्टर्ड हो चुका है और उसके लिए हमने बिजनेस मॉडल ऑलरेडी रन किया है। वी हैव डिस्कस द वेरियस डिफरेंट बिजनेस एंटिटी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फॉर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई डिस्कस इन टर्म्स ऑफ कंपनी, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड या बोलते हैं ना जो डिटेल्ड वर्जन होता है वो कंपनी होता है। कंपनी, एक बार किसी को कंपनी के कंप्लायंस समझ में आए तो ही कैन अंडरस्टैंड कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप इजीली, क्योंकि वो तो सब कुछ इंक्लूसिव में होता है। तो आई अज्यूम कि एक कंपनी है और कोई रैंडम कंपनी नहीं। आई अज्यूम कि हम एलिट गुरुकुल की ही बात कर रहे हैं, एलिट गुरुकुल लिमिटेड की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? चले। तो जीरो, फेज जीरो था इनकॉर्पोरेशन। तो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, वी हैव द डायरेक्टर्स, वी हैव द शेयर होल्डर्स, वी हैव द बिजनेस सिस्टम। हमारा कोई बिजनेस वर्चुअल पे होता है, कोई बिजनेस फिजिकल पे चलता है, राइट। तो दैट इज द बेसिक आइडिया यू शुड नो। तो बिजनेस स्टार्ट्स विद एन आइडिया। बिजनेस हमेशा किससे चालू होता है? एक आइडिया से चालू होता है, एक टीम से स्टार्ट होता है, एक ब्रांडिंग एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, एक मार्केटिंग करनी पड़ती है, फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। ये सब कुछ हमारे बिजनेस में हो चुका है। अब आपको नहीं लग रहा जो भी हम करते हैं उसके कुछ रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे? ये हर चीज़ के क्या रखने पड़ेंगे? रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड्स में भी दो आते हैं, देर आर डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड देन देर आर फिजिकल रिकॉर्ड्स। डिजिटल रिकॉर्ड मतलब कुछ चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में हमें रखनी पड़ेगी कंप्यूटर में, एंड कुछ कॉपी फिजिकल में। तो हमने लैंड परचेज की तो उसका सॉफ्ट कॉपी रखूँ कि फिजिकल कॉपी रखूँ? फिजिकल कॉपी रखनी पड़ेगी कि ना, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो फिजिकली लगाना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो फिजिकली लगाना पड़ेगा। हाँ, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंडेटरी है फिजिकल कॉपीज में रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लीगल एंटिटी के फिजिकल डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए और डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। और उसके लिए हमारी एक सेपरेट सीरीज है डेटा मैनेजमेंट की, राइट। वी हैव द सेपरेट सीरीज ना, आप लोगों ने फोल्डर बनाया अभी। तो दैट इज द फिजिकल वन, सॉरी दैट इज द डिजिटल वन। अब डिजिटल का कुछ ना कुछ फिजिकल होता है। जैसे हमने मशीनरी परचेस की तो उसने बिल हमें फिजिकल में दिया, तो कहीं ना कहीं मशीनरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिक्स असेट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस रजिस्टर्ड में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, राइट। सो देयर विल बी रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को हम लोग कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे लैंड परचेस किया है तो लैंड परचेस का पूरा डीड, और खाली डीड नहीं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ना, फॉर्म 8A, देन 712 एक्सट्रैक्ट, देन उसका वो मैप, ब्लूप्रिंट, दुनिया भर की चीज़ें होती है, एनए ऑर्डर, हाँ सब कुछ वहाँ पे होता है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक लैंड का एक पूरा बॉक्स फाइल बनेगा। आप यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हमने एक लैंड परचेस की तो एक लैंड या एक प्रोजेक्ट का हमारा एक बॉक्स फाइल होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें उसका लोन मारेगा तो लोन के डॉक्यूमेंट्स, तो सब कुछ उसमें होना चाहिए, राइट। तो आप लोगों को रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो समझ में आनी चाहिए। और देन फिजिकल रिकॉर्ड वो मेंटेन होनी चाहिए। केवाईसीज होती है बहुत सारे लोगों की। जैसे मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, तो मेरा पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है कहीं पे तो एक जगह पे होनी चाहिए, फिजिकल भी और डिजिटल भी, दोनों होने चाहिए। तो आप लोगों को पहले तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आप काम करके वो समझ, अब तक गए होगे, नहीं समझा होगा तो प्लीज पुट एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंड द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, ये तो कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो बातें हो गई। रिकॉर्ड्स के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट करना चालू करेंगे अलग अलग, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट करेंगे तो फिर से डॉक्यूमेंट बनना चालू हो जाएगा। जैसे हमने परचेस करना है तो हमने परचेस ऑर्डर दिया होगा तो पीओ बनेगा, तो पीओ रखना पड़ेगा आपको। फिर सामने से क्या आएगा, हमें कोटेशन आएगा, पहले कोटेशन आया होगा, कोटेशन रखा हमने संभाल के, कोटेशन के बाद हमने पीओ रेज किया होगा तो पीओ आएगा, उसके बाद डिलीवरी आएगी तो डिलीवरी चलाना आएगा, उसके बाद इनवॉइस आएगा तो इनवॉइस आएगा, उसके बाद हमने पेमेंट किया होगा तो पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एविडेंस होंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका स्टार्ट टू एंड एक साइकिल होता है ट्रांजैक्शन का,
एक व्यवहार करते हो तो उसका स्टार्ट टू एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, क्योंकि हम कंपनी हैं तो आपको नहीं लग रहा कोई भी बड़ा एक्सपेंस करने से पहले बोर्ड मीटिंग बैठनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग होने की नोटिस जाती है, एजेंडा फिक्स होता है और उसके बाद उसके क्या बनते हैं, मिनट्स बनते हैं, रिजोल्यूशन पास होते हैं उसमें, राइट। तो ये सब कुछ, तो अगर मैं बोर्ड की बात करता हूँ, बीओडी की बात करता हूँ, तो भैया नोटिस, मिनट्स, रिजोल्यूशंस, ये सब कुछ एक रिकॉर्ड में होना चाहिए। फिर इसका फिजिकल रखना है, डिजिटल रखना है, लर्न दैट फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरीज, राइट। फिर हमने अगर कोई भी परचेस किया तो परचेस के रिकॉर्ड कैसे होते हैं, तो कोटेशन आता है, कोटेशन के बाद पीओ रेज होता है, डिलीवरी चलान आता है, इनवॉइस आता है, एंड देन उसका पेमेंट होता है, ठीक है ना, पेमेंट या रिसिट होता है, पे या तो पेमेंट होगा तो या तो रिसिट होगा, उसके रिकॉर्ड बनेंगे। कोई अगर हमने एक्सपेंस किया, क्या किया, एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस किया तो क्या होता है, कोई खर्चा किया, बहुत बड़ा आइटम नहीं था, नॉर्मल खर्चा किया, तो खर्चा करने का हम क्या करते हैं, वाउचर बनाते। एक तो ये वाउचर बनना चाहिए ना, और वाउचर को क्या लगनी चाहिए, सपोर्टिंग्स, और सपोर्टिंग मतलब खाली बिल नहीं, सपोर्टिंग मतलब सपोर्टिंग ना, सपोर्टिंग मतलब और भी कुछ जो उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है, राइट। तो वाउचर एंड सपोर्टिंग वो कहीं ना कहीं फाइल में रखनी चाहिए हमें। हम अगर पेरोल की बात करेंगे, एक्सपेंस में एक क्या होता है, पेरोल ना, ये कॉमन एक्सपेंस क्या होता है, पेरोल। तो पेरोल के रिकॉर्ड क्या बनेंगे, बच्चा पेरोल के रिकॉर्ड क्या बनेंगे, एक तो स्टाफ आएगा, ये हायरिंग होगा, तो एक तो हायरिंग पॉलिसी होगी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। किसी भी कंपनी का आपको क्या पता होनी चाहिए, हायरिंग पॉलिसी क्या है, हायरिंग पॉलिसी होगी, ऑफिस पॉलिसी होगी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, मतलब पॉलिसी, पहले तो पॉलिसीज ना, प्रमोशन कब देगा वो पॉलिसी, निकालेंगे कब वो पॉलिसी। तो हर कंपनी में क्या होती है, बहुत सारी, तो पहले पॉलिसीज कहीं पे तो होनी चाहिए ना, एक जगह पे पॉलिसी। अब पॉलिसीज है, पॉलिसी है तो उसके हिसाब से हायरिंग होगी, लोगों की हायरिंग हो गई, हायरिंग हुई तो उनके हमारे पास क्या आएंगे, बहुत सारे रिज्यूमेज आएंगे, और रिज्यूमे के बाद हमारे पता है आपको एक इंटरनल डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फीड करके देते हैं, तो रिज्यूमे प्लस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपको नहीं लग रहा एक फाइल में स्टोर होना चाहिए वो, तो रिज्यूमे प्लस इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में सेव होना चाहिए। उसके बाद लोग रिज्यूमे में आए, उनका हमने इंटरव्यू लिया, तो आपको नहीं लगता कितने लोग हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देकर गए, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो हमने रिकॉर्ड में रखा। उसके बाद हमने उन लोगों को हायर किया, हायर करने के बाद हम उनको क्या देते हैं, ट्रायल पीरियड देते ना, तो ट्रायल पीरियड का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, उन्होंने ट्रायल पीरियड में क्या किया वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि बंदा कर क्या रहा था 15 दिन, उसको फाइनलाइज करना है या नहीं करना है। तो उसकी 15 डेज के एग्जॉस्टिव रिकॉर्ड बनने चाहिए, तो वो रिकॉर्ड कैसे बनेंगे, उसकी एक सिस्टम होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपका, मैं एफएमएस बता रहा हूँ कि ये सब कैसे बनना है, ठीक है ना। तो 15 डेज का जो ट्रायल पीरियड है, उस ट्रायल पीरियड में उसने जो भी किया उसके रिकॉर्ड हमारे पास होनी चाहिए, और उससे हर दिन जाके बात करनी है आपको, जो भी वो डिपार्टमेंट है या तो जो हमारी एचआर है, हर दिन जाके बात करेगी, बेटा आज क्या किया, आज क्या लर्न किया, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाँ, और उससे कम्युनिकेशन भी, घर में कौन कौन है और क्या करते हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ऐसे अलग अलग दिन पे उससे बातें होनी चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पर्सन, इट्स अ मैरिज ना। वो 15 डेज में हमें को समझाना, और उसके कुछ सवाल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें चल रही है, वो बंदा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे चालू क्या है, तो उसको बताना है कि देख यहाँ पे चालू बहुत कुछ है, लेकिन तुझे सब कुछ नहीं करना है, तुझे एक डिपार्टमेंट मिलेगा, एक बॉस मिलेगा, एक लीडर तुझे चूज करना है, और तुझे उसके साथ काम करना है। तो 15 डेज की पहले उसके रिकॉर्ड होंगे, 15 डेज के बाद उसका फाइनलाइजेशन का इंटरव्यू होगा, मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू होगा उसका, तो उसके रिकॉर्ड होनी चाहिए कि क्या बात की हमने, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो लिखा होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब भी हम उसको प्रमोट करने की बात करेंगे या उसको निकालने की बात करेंगे, जो भी उसके साथ होने वाला है, ये सारे रिकॉर्ड के हिसाब से होगा। अब मान लेते 15 डेज के बाद हमने उसको हायर करना है, डिसाइड हो गया, अपॉइंट किया, तो अभी ट्रेनिंग पीरियड उसका पूरा डिजाइन होगा 3 महीने का, तो ट्रेनिंग पीरियड क्या होना चाहिए, उसको रिटर्न में जाना चाहिए ना, एंड दैट कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड वन, इट हैज टू बी अ कस्टमाइज्ड वन, कि बेटा तेरे को अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारे काम करना है, तो दीज आर द थिंग दैट यू आर सपोज टू लर्न इन 3 मंथ, ठीक है ना, 3 महीने में तुझको मंथ वाइज उसको पूरा प्लानिंग करके देना है, मंथ 1 में ये लर्न करेगा, मंथ 2 में ये लर्न करेगा, मंथ 3 में ये लर्न करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका पूरा हमने सिस्टम बना के दे दिया। उसके बाद उसको हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर जाएगा, हेलो, तो ऑफर लेटर जाएगा, ऑफर लेटर को वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो लेटर हमारे पास होगा, फिर हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, क्या देंगे, हम उसको क्या देंगे, फिर
अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी क्लियरली, कब कब क्या होना है। उसके बाद उसने जॉब पे आना चालू किया तो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बनेंगे उसके, नॉट ओनली अटेंडेंस रिकॉर्ड, उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी बनने चाहिए, क्योंकि आज हाजिरी पे पगार नहीं मिलता मार्केट में। यू आर प्रेजेंट होल डे बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग, तो कंपनी का क्या बेनिफिट हुआ उसमें? हाँ, आपका शरीर यहाँ पे था, आपकी आत्मा यहाँ पे थी नहीं, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा ना। तो हमें परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे कि व्हाट डिड यू परफॉर्म, एंड फॉर दैट वी हैव एलएमएस, अपना एलएमएस मतलब पीएमएस है हमारा, पूरा प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारा, कि आप हर घंटे क्या करते हो, और उसके दोनों रिकॉर्ड हम रखते हैं, दिनचर्या बुक एंड पीएमएस पोर्टल। तो पीएमएस पोर्टल प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा, और उसका एक एफिशिएंसी रिपोर्ट हमें वीकली जनरेट करना पड़ेगा, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड सी एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उसको नहीं पता, वो सारे हनुमान हैं, और उनको नहीं पता उनके अंदर कौन सी शक्ति है। हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा दैट यू आर वेरी पावरफुल पीपल। समझ में आ रहा है आपको? तो अटेंडेंस रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। 5-6 महीने जब किसी बंदा हमारे पास काम करता है तो हमें मोटा मोटी वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि इससे हमें फ्यूचर में क्या करा के लेना है। उसके हिसाब से उसको हमें पोजीशंस देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फिर उसका अप्राइजल सिस्टम होगा। क्या होगा? अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, कि भाई तेरे को इंप्रूवमेंट देना है नहीं देना है, इंसेंटिव देना है नहीं देना है, ठीक है। और अगर बहुत ही गलत इंसान को हमने अगर हायर किया होगा तो उसको हमें फायर भी करना पड़ेगा, तो वो नोटिस पीरियड वगैरह या वो भी छोड़ के जाएगा, तो नोटिस पीरियड का सिस्टम, एंड देन एग्जिट इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है? एक एग्जिट इंटरव्यू, कि बाबा जा रहे हो तो हमें बता के जाओ, हम क्या क्या ऐसा करें कि मतलब अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उससे पूछना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या होता है। और फिर फाइनली एक बार एग्जिट इंटरव्यू होने के बाद FNF करके एक चीज़ होती है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इतना सारा जब आप रिकॉर्ड अपने पास रखते हो, और आई एम अज्यूमिंग कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके पास है। अगर कोई बोलता है कि मैं बीकॉम है, तो कहाँ पे आप कैसे बीकॉम हो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपने लिया है, ठीक है, और उसके फैमिली वगैरह का कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जो हमारा बेसिक एक KYC डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, वो सब कुछ उसमें है। तो ये पेरोल डॉक्यूमेंट हो गया। रिकॉर्ड समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब मैंने किसका बोला कि कोई असेट परचेज किया तो हमारा इतना सब रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें वारंटी वगैरह का भी वो याद रखना, वो असेट मैनेजमेंट में होना चाहिए, वारंटी वगैरह भी आपने लिखी होनी चाहिए। एक्सपेंस का समझ में आया, वाउचर वगैरह होना चाहिए। कैश से पेमेंट किया है कि बैंक से पेमेंट किया है, उसका सिस्टम के हिसाब से जाना चाहिए। पेरोल क्लियर है। और क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन सा खर्चा होता है? रेंट ही खर्चा होता है ना। तो रेंट के साथ क्या क्या होना चाहिए हमारा? पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट होना चाहिए, तो वैलिड अग्रीमेंट एक होना चाहिए, अग्रीमेंट के हिसाब से रेंट पे होना चाहिए। रेंट अगर बैंक से जाता है तो अच्छी बात है, कैश से जाता है तो देयर इज अ रेंट रिसिट, अलग से एक रेंट रिसिट करके कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। वाउचर जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिटेल होता है वो, और ओके। लेकिन हम तो करते नहीं, तो अपने तो बैंक से जाता है, तो हमारे लिए नॉर्मल एंट्री ठीक है। तो ये रेंट पे में होगा। और क्या बाकी सारे खर्चे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन सब के हमारे पास क्या होने चाहिए? बिल होने चाहिए, राइट। और उसको जहाँ से पेमेंट हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा इनकर किया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा इनकर होना चाहिए। तो वो तो ऊपर यहाँ पे वाउचिंग एंड सपोर्टिंग में आ गया। और कौन सा हम खर्चा करते हैं? मेनली सैलरी हो गया ना, पेरोल, तो वो भी यहाँ पे पेरोल में ही आ गया। स्टाफ वेलफेयर में भी क्या खर्चा ही है ना, वाउचर बनेंगे, सपोर्टिंग बनेंगे। अगर वड़ा पाव लिया आप लोगों के लिए, नाश्ता मंगाया, खाना मंगाया, वाउचर बनेगा, सपोर्टिंग बनेगा, और वो अप्रूव होना चाहिए। लेकिन वाउचर के ऊपर 3 साइन होती है, प्रीपेड बाय, अप्रूव्ड बाय एंड पेड बाय, ठीक है ना। हाँ, और एक्सपेंस साइड पहले कवर करते हैं। एक्सपेंस साइड में सोचो क्या क्या होता है। स्टेशनरी वगैरह परचेस किया, ऑफिस एक्सपेंस किया, तो वही वाउचर होगा, सपोर्टिंग होगी। बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में ही होंगे, तो वो तो डायरेक्टली जनरल एंट्री मार दो, कोई इट्स नॉट वेरी बिग एक्सपेंस दैट वी पे ना, इट्स अ नॉमिनल अमाउंट। बहुत ज़्यादा बैंक एक्सपेंस अगर लग रहे तो फिर उस लेजर से हमें पता चलना है कि हमें बैंक चेंज करनी है। हाँ, क्योंकि देयर आर बैंक्स हु डोंट चार्ज, और देयर आर अकाउंट्स वे चार्जेस आर लो इन द सेम बैंक, तो वी विल अपग्रेड द अकाउंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू पे बैंक चार्जेस। हाँ, नॉमिनल कुछ चार्जेस होते हो, ठीक है, इट हैज़ टू बी ऑलवेज नॉमिनल, और इसलिए बैंक चार्जेस का लेजर अलग से होना चाहिए हमेशा। हाँ, और कंप्लायंस एक्सपेंस, ऑडिट वगैरह होता है तो ठीक है। तो ऑडिट वगैरह होगा तो अगेन ऑडिट के साथ आपको क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे? ऑडिट के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। आप कभी भी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो स्टार्ट विद द कंसेंट लेटर,
ठीक है ना, कि आपने ऑडिटर से कंसेंट लेटर लिया, कुछ डिक्लेरेशन लेने पड़ते हैं कि ऑडिटर रिलेटेड पार्टी नहीं है हमारा, तो देयर आर लॉट ऑफ डिक्लेरेशन एंड लॉट ऑफ कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर आ गया, फिर बीओडी या शेयर होल्डर क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन नॉर्मल वैकेंसी में शेयर होल्डर्स। एजीएम होता है, एजीएम में रिजोल्यूशन पास होंगे, तो रिजोल्यूशन का पूरा नोटिस सब कुछ जो प्रोसीजर है कंप्लायंस वाले बताएंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद तो एक तो कंसेंट लेटर आया, रिजोल्यूशंस आए, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करके एक लेटर होता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या एंगेजमेंट लेटर भी बोलते हैं, वो आता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट ऑडिटर के, फिर ऑडिटर ने कितना काम किया, कब कब किया, उसके रिकॉर्ड्स, और उसके हिसाब से उसका बिल आएगा, इनवॉइसिंग पेमेंट होगा, तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर है? जब भी आप एक्सपेंस साइड का ऑडिट करोगे तो आपको टीडीएस की प्रोविजंस को समझना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स की प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। तो टीडीएस, इनकम टैक्स इज द मेन, एंड जीएसटी ऑब्वियसली, टीडीएस, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो कुछ जीएसटी का लॉ समझना पड़ेगा, कुछ इनकम टैक्स का लॉ समझना पड़ेगा, कुछ टीडीएस का लॉ समझना पड़ेगा आपको। तो ये 3 लॉ अगर आप समझते तो मोटा मोटी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेबर लॉ में एक चीज़ रह गई, पीएफपीटी, ईएसआईसी अगर एप्लीकेबल है तो पीएफपीटी, ईएसआईसी के रिकॉर्ड, तो लेबर लॉस भी जो आपके वो कवर हो जाते हैं वहाँ पे पेरोल में। क्लियर है? तो एक्सपेंस साइड को एंड करूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे हम बात ऑडिट का और अकाउंटिंग का कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम बात किसका कर रहे हैं? रिकॉर्ड कीपिंग का। इसके रिकॉर्ड्स होनी चाहिए हमारे पास, फिजिकल या डिजिटल। कुछ फिजिकल होंगे, कुछ डिजिटल होंगे, कुछ दोनों जगह पे होंगे। ओके, कूल है? तो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वी कॉल इट बीके ऑल्सो, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग एंड होगा ना कहीं। हाँ, इधर और एक एरिया कवर कर लेता हूं अभी, रेवेन्यू। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के कैसे रिकॉर्ड होंगे? हाँ, नहीं, इनवॉइस तो अगली बात हो गई ना। इनवॉइस करने से पहले क्या होना चाहिए? किसको इनवॉइस करोगे? कोई भी एक एंटिटी है ना, तो उसको रेवेन्यू मतलब सेल समझ रहा है ना, उसका इनकम कहां से आ रहा है। तो इनकम कहां से आ रहा है, तो प्रोडक्ट लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है, किसको बेचते हैं, B2B है, B2C है, क्या एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल है। और बिजनेस मॉडल एक बार आपने समझ लिया किसी भी एंटिटी का, तो उसकी कोई एक सिस्टम होगी, कुछ लिखा होगा, नहीं होगा तो वही बताना पड़ेगा उनको पहले कि सर पहले रेवेन्यू सिस्टम तो लिखो, 4 पेज तो लिखो उसके ऊपर कि आपका रेवेन्यू सिस्टम कैसे बनता है। तो डिफाइन योर रेवेन्यू सिस्टम। तो अगर हमारी बात करते हो एलिट गुरुकुल पे, तो वी हैव द प्रोडक्ट एंड वी हैव द रेट चार्ट एंड वी हैव द आउटसोर्सिंग फ्रेमवर्क, कि कैसे काम जनरेट होगा, काम जनरेट होने के बाद काम अप्रूव कौन करेगा। इट्स नॉट दैट रैंडम पीपल विल अप्रूव द रैंडम वर्क। वी हैव द सिस्टम जहाँ पे चीफ ऑफिसर या जो सीनियर्स आपके एवीपी वीपी दे विल अप्रूव द वर्क। एक बार उन्होंने अप्रूव किया तो फिर, और अप्रूव करने का भी एक सिस्टम है हमारा कि हमारा जो पार्टी उससे हम निगोशिएट करेंगे, वो रेट फिक्स होगा और रेट फिक्स होने के बाद अप्रूव होगा। टास्क अप्रूव होने के बाद पीएमएस में लोड होगा, आप लोग टास्क को कंप्लीट करोगे, टास्क कंप्लीट करने के बाद आप रिपोर्ट करोगे, उसका रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद अप्रूव होने के बाद उसका बिल जाएगा। और खाली बिल जाएगा, पैसे तो हमने एडवांस में ही ले लिए, तो हमारा पैसा रिकवर करने का सिस्टम अलग है और इन्वॉइसिंग सिस्टम अलग है। तो रेवेन्यू का एक सिस्टम आपका होना चाहिए और वो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। ऑब्वियसली फिर उसके डॉक्यूमेंट होंगे, जीएसटी का इन्वॉइस होगा आपका, अगर आप प्रोडक्ट में हो तो ई वे बिल होगा, अगर आपने डिलीवरी चालान के बेसिस पे गुड्स बेचा है तो डिलीवरी चालान एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो आपका शायद 1-2 दिन पहले विजय सर ने कवर किया था, वो सारे रिकॉर्ड्स भी आपके रेवेन्यू के लिए होने चाहिए। तो दैट इज रेवेन्यू, दैट इज मेन रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। देन देयर इज अ नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब आप रेंट कमाते हो तो आप क्या रिकॉर्ड रखोगे? वही रेंट अग्रीमेंट। हाँ, रेंट कमा रहे हो, आपको इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है? तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आता है, तो फिक्स डिपॉजिट के रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। आपने अगर शेयर मार्केट से पैसे कमाए तो शेयर मार्केट का जो स्टेटमेंट होगा, उसकी जो होल्डिंग स्टेटमेंट होगी कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे क्या होल्ड करते हो, उसका जो रिकॉर्ड जनरेट होता है वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और वो चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए। तो दीज आर दी मेन इनकम। तो पीएनएल क्लोज करें, फिर पीएनएल में क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद यू विल पे द टैक्स। यू विल पे द टैक्स इन 3 फॉर्म, टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और उसके बाद पैट आएगा। तो टैक्स पेमेंट के जो चालान वगैरह होते हैं वो सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। तो पीएनएल इज ओवर। बैलेंस शीट में क्या होता है? फिर बैलेंस शीट में बहुत सारे क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। क्या होते हैं? असेट्स। तो असेट का क्या होना चाहिए? फिक्स असेट रजिस्टर्ड, स्टॉक रजिस्टर्ड, रिसीवेबल रजिस्टर्ड। रिसीवेबल रजिस्टर्ड मतलब अभी रजिस्टर्ड नहीं होता, रिसीवेबल का एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपको रिसीवेबल पता चलते हैं। आपके एक्सेल से भी हो सकता है, टैली से भी हो जनरेट होता है, बट वी हैव टू हैव रिकॉर्ड्स।
ना, FAR होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर्ड होना चाहिए और रिसीवेबल रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड भी होता है। तो ये हो गया असेट साइड। और कैश होगा तो कैश रजिस्टर्ड भी होता है। अभी आजकल कैश इतना होता नहीं है तो नॉर्मल कैश बुक या कैश लेजर में से वो काम हो जाता है, नहीं तो कुछ कुछ लोग तो कैश रजिस्टर्ड भी मेंटेन करते हैं, राइट। बैंक का तो बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक का क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है। तो असेट साइड में आपको और क्या दिख रहा है जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूं, रिकॉर्ड्स को लेके। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट्स। हाँ, इनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। जितना भी असेट होगा उसका कभी ना कभी परचेस क्या होगा, तो परचेस बिल होगा और उसकी पूरी जो प्रोसेस मैंने ऊपर बताई ये सब कुछ होगा ना। परचेस ऑर्डर होगा, कोटेशन होगा, वारंटी कार्ड वगैरह कुछ होगी तो होंगे। तो रिकॉर्ड हमें कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे बॉक्स फाइल बना के। यस, लैंड लिया होगा तो लैंड की तो अलग से फाइल ही होती है पूरी की पूरी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मटेरियलिटी इन द बैलेंस शीट। जो आइटम मटेरियल है, कैल्सी का सारा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है ना। अब ये बॉटल भी हमारे लिए एसेट है, इसकी सारे रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। लेकिन कैमरा 1 लाख रुपए का है, अब इसका तो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। वर्किंग कंडीशन, नॉन वर्किंग कंडीशन। तो FAR का जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एवरी कंपनी हैव देयर ओन फॉर्मेट, लेकिन कुछ तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो हमने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि दिस इज हाउ द FAR शुड लुक लाइक, दिस इज हाउ द स्टॉक रजिस्टर्ड शुड लुक लाइक, दिस इज हाउ द रिसीवेबल शुड लुक लाइक। रिसीवेबल को हम एजिंग मारते हैं, दिस इज एजिंग इन रिसीवेबल। एजिंग यू अंडरस्टैंड, लेस देन 30 days, लेस देन 60 days, लेस देन 90 days, 90 days to 180 days, above 180 days to 365 days, above 365 days, then 2 years, then 3 years, and then bad debts। 2-3 साल से जो पैसा नहीं दे रहा है वो कब देगा, कभी नहीं देगा, ऐसा मान लेते हैं ना, तो उसको लॉस बुक करना चाहिए ना। तो असेट्स के रिकॉर्ड समझ में आ रहे हैं आपको क्या क्या रखने पड़ेंगे डिटेल में। मैं आगे जाके पूछेगा हमारे सारे असेट्स के रिकॉर्ड है या नहीं है। इसमें एक हम ये भी इंक्लूड करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाते हैं। या तो आप इंटरनली करोगे, नहीं करोगे तो मुझे एक्सटर्नल पार्टी को रखना पड़ेगा, ऑडिटर को, एंड दे विल डू द फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन एंड दे विल जनरेट द एक्चुअल फिजिकल रिकॉर्ड्स। क्योंकि अभी हमारे एसेट बहुत सारे ब्रांचेस में हैं, अलग अलग प्रीमाइसेस में है, तो वी हैव टू हैव फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्वार्टरली एट एक्चुअल। उसका और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। एक एक्सेल होता है, आपको पता ही है, उस एक्सेल को जाके वेरीफाई करना होता है, और कुछ अगर एडलेस हुआ है तो उसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होता है। या तो दैट शुड हैपन क्वार्टरली, वंस इन 3 month। आप प्लीज उसको ये करो। शुरू में ज़्यादा करना पड़ेगा, बाद में आपको पता है एक बार प्रोसेस बैठ जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, तो दैट इज असेट्स रिकॉर्ड। असेट में और क्या बात करूं, रिकॉर्ड्स को लेके, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइबिलिटी में अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल होता है। तो सबसे पहले MOA AOA आपको लेना है, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है। पार्टनरशिप होगा तो पार्टनरशिप डीड लेनी है, LLP होगा तो LLP अग्रीमेंट लेना है। तो कैपिटल का रिकॉर्ड सबसे पहले किसके रिकॉर्ड, कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल कौन है, किसका है, कौन शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स की सारे रिकॉर्ड्स। आपका शेयर होल्डर कौन है आपको पता होना चाहिए ना, तो उसकी पूरी KYC वगैरह जो रखती है, हमें सारे रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे पास। फिजिकल तो फिजिकल, डिजिटल तो डिजिटल। तो शेयर होल्डिंग के सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी बहुत सारा डिमैटेरियलाइजेशन चालू हो चुका है, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते ही नहीं है लोगों के पास। कहीं पे तो प्रिंट करके रखा होता है, तो कभी कभी प्रिंट ही नहीं करते, एंड बाद में जब डिमैटेरियलाइज करना होता है तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, एंड इट्स अ वेरी बिग ट्रबल नाउ। तो शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप एक काम करो, शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर। कंप्लाइंट डिवीजन प्लीज ये लिख के रखना, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देना। शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं उसका एक एक्चुअल में वीडियो बना देना पूरा डिटेल में। लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया, तो दिस विल बी कवर्ड इन द डिटेल वीडियो, शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, कुछ लोन्स एंड लाइबिलिटीज होती है ना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में और क्या होता है, कैपिटल के बाद लोन्स होते हैं। तो लोन्स का क्या क्या होगा, कहीं ना कहीं हमने बैंक के साथ टर्म शीट साइन किया होगा, तो देयर विल बी टर्म शीट, देयर विल बी सैंक्शन लेटर, देयर विल बी रिपेमेंट शेड्यूल, हाँ, एंड देयर विल बी द एक्चुअल स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट जो उसमें जो लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमें चाहिए कि एक्चुअल में रिपेमेंट कैसे हुआ है। रिपेमेंट शेड्यूल मतलब स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए था, एंड एक्चुअल कैसे हुआ है, राइट। तो उसके हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, दैट्स इट। और फिर बैंक को अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हो ही रहेगी, स्टॉक स्टेटमेंट जो भी आपने सबमिट किया है, तो बैंक का लोन का डॉक्यूमेंट अलग से बनता है। ओके, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं बैंक में। तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई रहेगी, तो प्रॉपर्टी के कौन से पेपर बैंक के पास है उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका लोन क्लोज होगा तो वो सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड बैंक से रिटर्न लाने भी है ना।
हेलो, क्लियर है? तो ये लोन्स के डॉक्यूमेंट हो गए। और क्या होता है बैलेंस शीट में? हाँ, ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लोन। सीएमए बनाया होगा तो सीएमए का आपके पास कॉपी होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लिया होगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉपी होना चाहिए। रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक मैंने ऑडिट चालू नहीं किया, अभी तो खाली मैं फेज 1 में हूं, क्योंकि जिसको रिकॉर्ड ही नहीं समझेंगे उसका ऑडिट कैसे समझाऊं मैं तो आपको ऑडिट पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिजनेस क्या है वही नहीं समझता, तो बिजनेस मॉडल अलग से रिकॉर्ड किया, फिर अकाउंटिंग एंड टैली का मॉडल अलग है, और ये ऑडिट का मॉडल चालू किया, क्योंकि जब मैं आपको ऑडिट पढ़ाना चालू करूंगा यू विल रियली अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये सब चेक करना होता है तो ये होना भी तो चाहिए अस्तित्व में। और हाँ, क्रेडिटर्स की बात करेंगे, जो या पेएबल बोलेंगे, क्रेडिटर्स नहीं बोलते हम लोग, ट्रेड पेएबल बोलो, क्योंकि सारे ट्रेड पेएबल का वही लॉजिक निकलेगा ना। ट्रेड पेएबल मतलब जो अपने बिजनेस में कुछ उधारी करके रखी है, तो आपका ट्रेड पेएबल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएंगे बहुत सारे ना, या जिनसे आपने ट्रेडिंग किया है, तो क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स मतलब टेक्निकली जिनसे आपने माल परचेस किया है क्रेडिट पे, तो उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ट्रेड पेएबल में बहुत सारे लोग आते हैं, कॉम्प्रहेंसिव है थोड़ा। करंट लाइबिलिटीज आपकी जिनको आपको पैसे पे करने हैं, तो अगर मेरे बुक्स में अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसकी कुछ रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। तो मैंने अगर आप मुझे बता रहे मुझे XYZ पर्सन को पे करना है, तो मैंने उससे कुछ ना कुछ परचेस किया होगा, तो उसके रिकॉर्ड परचेस बुक में ऑलरेडी होंगे। तो हमें कंफर्म करना है कि उसको पे करना भी है कि नहीं करना है। रैंडम लोगों को थोड़ा क्या पे करूंगा। अभी कल ही देखो हमारे यहाँ पे ये गलती हो गई, हमने फर्नीचर और मतलब प्लाई और फेविकॉल ऐसे 2 अलग अलग पार्टी से लिया, और फेविकॉल वाले को खाली 50,000 के आसपास का पेमेंट करना था, प्लाई वाले को 3 लाख के आसपास पेमेंट करना था। तो जो प्लाई वाले का पेमेंट है वो चला गया फेविकॉल वाले के पास। हो सकता है ना, हुआ है, अभी हुआ है, हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हम दोनों को भी नहीं जानते। हमारे पास एक अकाउंट आ गया, एक अकाउंट नंबर आ गया, उसने बोला यहाँ पे पेमेंट मार दो, हमने मार दी पेमेंट, बाद में पता चला गलत अकाउंट में गई है। तो ये ऐसा होता है। तो अभी इसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इसका तो नाम ये है और इसका तो बिल 50,000 का, इसके अकाउंट में 3 लाख का पेमेंट गया, तो ट्रेड पेएबल नेगेटिव हो गया आपका। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ओपन करोगे तो क्या दिखेगा, वो पार्टी नेगेटिव दिखेगा। हम ज़्यादा पैसे क्यों देंगे किसी को, नेगेटिव ट्रेड पेएबल तो नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब अपने एडवांस दिया है उसको, तो ये लोन्स एंड एडवांस में होना चाहिए। एंड देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि जब भी नेगेटिव होता है कोई भी चीज़, तो वही एक एरिया है कॉमन ऑडिट का एरिया कि भाई वहाँ पे देखो असेट पॉजिटिव होनी चाहिए और लाइबिलिटीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लाइबिलिटी नेगेटिव है मतलब वो असेट है, और असेट नेगेटिव है मतलब वो उतना तो अकाउंट्स आपको समझ में आ रहा है ना जितना मैं बता रहा हूँ। टैली में असेट साइड में कोई लेजर देख रहे हो और वो नेगेटिव दिख रहा है तो मतलब वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में अगर कोई चीज़ नेगेटिव दिख रही है तो वो असेट है। तो ये ऐसे कैसे हो गया, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ रहता है, या कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत बार हम ट्रेड पेएबल का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं बैलेंस शीट डेट्स पे, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया हुआ रिकॉर्ड अपने पास होना चाहिए। पार्टी लेजर कंफर्मेशन लेते हैं, उनके पास भी तो हमारा लेजर होगा ना, हमारे पास उनका लेजर है ठीक है, उनके पास भी तो हमारा लेजर होगा, तो वो लेजर मंगाना पड़ता है और लेजर कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि जिसके साथ हम रोज व्यवहार करते हैं उसके पास कभी कभी गलत हो सकता है। कुछ क्या बोलते, कोई गुड्स रिटर्न जा चुके हैं या क्रेडिट नोट नहीं मारा है, कुछ हो चुका है, ठीक है ना, कुछ उसने डिस्काउंट दिया है जो हमने बुक नहीं किया, उसने बुक किया है, पॉसिबल है। तो आपको हमेशा बैलेंस कंफर्म करना पड़ता है। तो देयर इज अ बैलेंस कंफर्मेशन सिस्टम, एक्सटर्नल बैलेंस कंफर्मेशन सिस्टम वो डेवलप होना चाहिए आपका। और रिलेटेड पार्टी से लिया होगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं कि आपने क्यों लिया, पहले तो लेना आपका लॉ अलाउ करता है कि नहीं करता, और लिया तो जेन्युइनली वो लोन है कि कुछ और है, क्योंकि आज के तारीख में कौन लोन देता है किसको, और दिया है तो फिर उसकी कुछ रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसे मुंह बोला लाइबिलिटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जा रही है तो लाइबिलिटी जा रही है, असेट को एक बार मैं बोल सकता हूँ कि इसके रिकॉर्ड कम है, चल जाएगा क्योंकि वो असेट है। लाइबिलिटी को कैसे मैं बोलूँ कि हाँ है लाइबिलिटी है, ऐसे नहीं। लाइबिलिटी बुक किया तो लाइबिलिटी आपको देनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। तो वी हैव टू हैव मोर कंसर्न अबाउट लाइबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमको ओनर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना होता है। ऑब्वियसली असेट भी दोनों इंपॉर्टेंट है, असेट भी इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइबिलिटी के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हम लोगों को यूजुअली, क्योंकि ये लोग अपने मन से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, आप लोग एंट्री मारते रहते हो और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई अगर पूछने आएगा कि ये प्रूव करो तो कैसे प्रूव करोगे। अब बोलोगे पार्टी बता देगा आके, अरे पार्टी मर भी तो सकता है, पार्टी झूठ भी तो बोल सकता है, पार्टी तो बाद में जाके कुछ भी कर सकता है। तो पार्टी के ऊपर मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल है तो ईमेल दो, या कोई अग्रीमेंट बनाए तो अग्रीमेंट दो, नहीं बनाए तो बना के दो।
हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, नहीं तो ऑडिट किस चीज़ का करोगे आप। तो कोई तो टर्म्स होना चाहिए ना, कोई तो एक ईमेल वगैरह कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों किया गया था, कोई तो कम्युनिकेशन हुआ रहेगा, उस कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड बना दो। हो सकता है कि नहीं, रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर सब्सटेंशियल है तो। छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है तो ठीक है ना, तो कोई नहीं। ट्रांजैक्शन का मटेरियलिटी देखना है आपको। 5 लाख का कैपिटल है, 2 करोड़ का लोन फ्रॉम क्रेडिटर है, तो कंपनी का कैपिटल 5 लाख है और रिलेटेड पार्टी से लोन कितना लिया है, 2 करोड़। अब आपको नहीं लग रहा 2 करोड़ का रिकॉर्ड होना चाहिए? हाँ 20,000 है तो ठीक है, 20,000 के लिए कौन डॉक्यूमेंट बनाएगा? इट्स नॉट अ सब्सटेंशियल अमाउंट। 20,000 वाला मेरे पे लिक्विडेशन का केस नहीं फाइल करेगा, लेकिन 2 करोड़ वाला हमारे पर कर सकता है, केस फाइल कर सकता है लिक्विडेशन के लिए। तो प्लीज हैव द रिकॉर्ड्स, हैव द क्लैरिटी। जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगा उतना अच्छा है। अच्छा, कुछ लेजर्स का डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहा है, मान लेते हैं आप ऑडिट करने गए और बताइए कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे कुछ लेजर निकलेंगे जिनका कोई, तो उनका एक एक्सेल बनाओ, एक टेबल बनाओ और उसको बोलो एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। मैंने क्या बोला समझा? क्या है वो लेजर, तो बोलेगा इससे लिया है, उसको दे, जो भी उसकी एक स्टोरी है उसको एक लैंग्वेज में डाल के, इंग्लिश में डाल के सारे अमाउंट्स के सामने लिखो वो चीज़, उसकी प्रिंट लो, उसकी साइन लो और हमारे रिकॉर्ड में रख दो। उतना तो कर ही सकते हो एज ऑडिटर। हेलो, आप जब उसके पास ये लेजर लेके बैठोगे ना, बहुत सारे लेजर, वो बोलेगा साहब ये लेजर है ही नहीं, मतलब ये ना ये पेएबल है ना ये रिसीवेबल है, वो कुछ ऐसा ही यहाँ वहाँ से कुछ एंट्री मारी थी वो रह गया है। तो बोलने का तो फिर कचरा है सर, इसको साफ करो। बैलेंस शीट में कचरा नहीं रख सकते आप, बैलेंस शीट है वो कंपनी की या आपकी एंटिटी की, तो इसलिए लेजर बैलेंसेस आपको कंफर्म करने पड़ते हैं ओनर के साथ बैठ के। और कंफर्म मतलब वो बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है, उसके रिकॉर्ड देखने। आप ऑडिटर हो साहब, ये सब कुछ ऑडिट के एंगल से सीखना है। यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑडिटर्स, क्लियर है? बहुत लाइट ऑडिटर नहीं। क्लाइंट का भला नहीं करना है हमें यहाँ पे, क्लाइंट को सिखाना है, एजुकेट करना है, कंप्लायंस को फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं बनाने हैं। वो बोलेगा सिस्टम बनाने के लिए टाइम लगता है, बोलने का सर टाइम लगता है, उसका ही पैसा है, या तो आप बनाए तो हम बनाएंगे, चार्जेस करेंगे, लगाएंगे आपको। ओके, तो रिकॉर्ड कीपिंग ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एंटिटी में आप जो भी करते हो उसकी या तो पॉलिसी होनी चाहिए या उसकी फिजिकल रिकॉर्ड होनी चाहिए, दोनों होगा तो बहुत अच्छा है। पॉलिसी इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड, कि हमारी ये पॉलिसी है, रिकॉर्ड हो गया वो। ओके